भौगोलिक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में जैसा कि हम लोग भारत भूगोल से संबंधित प्रश्नों को सीख रहे थे, आज हम लोग विश्व भूगोल की शाखा में सबसे पहले खगोल विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सीखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 2 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहते हैं, आना ही आना है। और इसका जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल इजी है, बहुत शार्ट में है। अगर इसको हम अपनी शास्त्रीय निगाह से 2-3 बार पढ़ लें या फिर सीख लें तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से 2-4 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और कहीं ना कहीं से यह विश्व भूगोल के जो विभिन्न टॉपिक हैं उनको एक आधार प्रदान करता है कि यह जो ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, ये कहीं ना कहीं से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी उनका एक अंग है, तो यह अन्य अपने जो सदस्य हैं, जो घटक हैं, उनसे प्रभावित होगी, स्वाभाविक है। आइए देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थियरी। इसको हर कोई जानता है। ये कब हुई थी? तो आज से 13 से 14 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें विभिन्न सौरमंडलों का और अपने ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने। अगला पॉइंट है, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे कौन से नाम से जानते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, या फिर आकाशगंगा, या दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है इसका रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है और एक धारा के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है वो किसके रूप में है? एक सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है, जिसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, यानी ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? जो हमारी गैलेक्सी है इसका जो केंद्र है, इन्हीं केंद्र के चारों ओर सूर्य को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यह अमूमन 20 से 25 करोड़ वर्ष का समयांतराल होता है। इसी को अदर वे में कह रहा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। अगला पॉइंट है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो वह है प्रोटोस्टार का। तारे का रंग किस बात का सूचक है? उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे आदमी की मृत्यु का मतलब क्या है? कि उसकी एनर्जी शून्य। वैसे ही तारों की एनर्जी का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो जब किसी ग्रह में हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में परिवर्तित होने लगता है, हो जाता है, तब उस सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, अब जब वह तारा पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो सुपरनोवा विस्फोट होता है, और कई स्टेप होते हैं जिसके बाद वह ब्लैक होल में समाहित हो जाता है ना। तो तारों के कारण एक घटित होने वाली आकाशीय परिघटना क्या हुई? कृष्ण वीवर या कृष्ण छिद्र, या फिर इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो यह एक खगोलीय अस्तित्व है, यानी ये खगोलीय पिंड है जिसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक होल है ना, इसका जो घनत्व होता है बहुत उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है, और जब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा अधिक होता है कि इसमें प्रकाश चला तो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित तो हो जाता है, लेकिन वह प्रकाश निकल नहीं पाता है। इतना तेज इसका गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसका कारण क्या है? उच्च घनत्व। अगला पॉइंट है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व। अगला पॉइंट है, सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है जो बड़े विस्फोट के साथ बनता है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या 88 है। ठीक है,
पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, भंगुर तारा, ये सब क्या खगोलीय पिंड है। इस ध्यान रखिए कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसी पदार्थ है, एक ऐसी बॉडी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? खगोलीय पिंड। एक जनरल टर्म है, इसको मान लीजिए, ठीक है। जब आप खगोल विज्ञान पढ़िए तो खगोल शब्द को पकड़े रहिए। कोई भी वस्तु आती है तो उसे खगोलीय वस्तु है। कोई भी पिंड मिलता है, कोई भी ग्रह मिलता है, कोई भी तारा मिलता है, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या नहीं मिलता है? ब्रिस्टल स्टार, कृष्ण मास्टर, ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। हबल महोदय ने अपनी अंतरिक्ष टेलीस्कोप में किस तारे की छाया सर्वप्रथम खींची थी? तो वो था बिटलगियूस, ठीक है। अगला पॉइंट है सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है हमारी पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व इसका है। अगला पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठा तो उसे आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल स्पष्ट है, आकाश काला दिखाई पड़ेगा। यहाँ नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। जब आप अंतरिक्ष यान में बैठ जाएंगे तो जैसी है वैसा दिखाई पड़ेगा। तो आकाश कैसा है? वास्तव में काला है। आपको तारे भी टिमटिमाते नहीं दिखाई पड़ेंगे। हमारी जो पृथ्वी है इसके संगठन यानी जो जिससे बनी है उसमें प्रमुख तत्व क्या है? लोहा है 35%, ऑक्सीजन है 30% और सिलिकॉन क्या है? 15%, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻15। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि वर्ष का किससे संबंध है? टाइम से है ना, डेट से होता है, आवर से होता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश वर्ष यानी जो लास्ट में वर्ष शब्द है यह दूरी को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी गौर करिएगा कि एक वर्ष में एक जो प्रकाश होता है कितनी दूरी तक जा सकता है उसका अगर आप माप करेंगे तो कितना आएगा? 9.4 इंटू 10⁻15। उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसका आकलन किस में होता है? ताराओं, जो तारे होते हैं इनके बीच दूरी के आकलन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला पॉइंट है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तऋषि। इसमें 7 तारे होते हैं। अब हम ब्रह्मांड के बारे में सीख लिए। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है। अब इस सौरमंडल में क्या है? इस सौरमंडल में सूर्य का परिवार है जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। इसमें हमारा एक प्यारा तारा है जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य। और इसके 8 ग्रह हैं और बुध को छोड़ करके प्रत्येक ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। हाँ, एक टर्म और है निहारिका। क्या है पता है? निहारिका जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो उसमें कुछ एक बहुत बड़े क्षेत्र में हाइड्रोजन और हीलियम के जो एक तरह से बादल कह सकते हैं ये बन गए थे और जिसके अंतर्गत कई गैलेक्सियाँ रहती थी। शुरुआत में हाइड्रोजन हीलियम हुआ ही करते थे, तो उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? निहारिका। तो निहारिका के अंतर्गत कई सौरमंडल आते थे, ठीक है। तो हमारा सौरमंडल निहारिका का भाग है, लेकिन सौरमंडल में निहारिका नहीं है। तो वही कह रहा है सौरमंडल का भाग नहीं है मतलब निहारिका नहीं है, लेकिन निहारिका में सौरमंडल होता है। अगला पॉइंट है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने कहा था? कॉपरनिकस महोदय ने। इन्होंने इससे संबंधित 3 सिद्धांत भी दिए थे जिसमें इन्होंने एलिप्टिकल पथ में पृथ्वी के रोटेशन को बताया, है ना। अगला पॉइंट है सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। जब हमारी पृथ्वी बनी
तो जाहिर सी बात, जब हमारा सौरमंडल बना तभी तो हमारी पृथ्वी बनी। तो जब हमारी पृथ्वी बनी उसका टाइम पीरियड क्या है, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, तो वही सौरमंडल का भी होगा। लेकिन जब ब्रह्मांड को पूछे तो आप बिग बैंग थियरी को बताएंगे, यानी अमूमन 13 से 14 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है क्या? हमारी पृथ्वी, सबसे पहला पॉइंट, हमारी पृथ्वी क्या है, सबसे सघन है, सभी ग्रहों में सघन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले यह 9 मानी जाती थी, लेकिन इसे एक प्लूटो ग्रह है जो कि यूरेनस की कक्षा में इंटर करा जाता था, इसलिए उसको बौना ग्रह का नाम दे दिया गया। वो वास्तव में एक ग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रह की अपनी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, ग्रह के अपने स्वयं प्रकाश नहीं होते, जबकि तारों के अपने प्रकाश होते हैं। इसीलिए सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, उसके पास प्रकाश सूर्य से आता है, यानी वो ग्रह है। और एक दूसरी कंडीशन क्या है कि एक जो ग्रह होता है वो दूसरे ग्रह के जो परिक्रमा के कक्षा है, जो कक्षा है उसमें इंटर नहीं करता है। लेकिन प्लूटो ऐसे करता था, वो यूरेनस की कक्षा में चला जाता था परिक्रमा के दौरान, इसलिए उसको बौना ग्रह कह दिया गया। ठीक है, तो अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों को व्यवस्थित करें तो आप कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आइए यहाँ पर हम आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं और इनके क्रम को भी बता देते हैं। यहाँ से सीख लीजिए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, लास्ट में नेपच्यून। अब आइए हम सीखते हैं इसके बारे में कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा सन है, क्या है, हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर बुध बना लीजिए, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर शनि है, ऐसे करके नेपच्यून। ठीक, अब आप गौर करिए, ये सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। जब हमारा सूर्य अपनी कक्षा में अपने स्थान पर रोटेट करता है तो ये भी उसकी बंधे हुए हैं, इसलिए ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ये सभी ग्रह सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सूर्य के पास सबसे पास वाला सबसे ग्रह होगा वह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करेगा, है ना। जो उससे दूर होगा उससे अधिक टाइम पीरियड लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए ये बुध है, ठीक है, अभी हमारा बुध है, ये शुक्र है मान लो, ठीक है। अब बुध की जो परिधि है जिस पे उसको रोटेट होना है वो सबसे कम होगी। इससे अधिक परिधि किसकी होगी? शुक्र की होगी, है ना। इससे अधिक किसकी होगी? पृथ्वी की होगी, है कि नहीं, हमारी जो अर्थ है। तो अगर आप देखें तो इसी से हम आपको 5-6 क्वेश्चन सिखाऊंगा। एक तो पहली बात, आप सूर्य से क्रम में पहले ग्रहों को याद कर लीजिए। तो जो ग्रह सूर्य के पास में होगा उस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा, जो दूर होगा उस पर कम होगा, जानते ही हैं आप। तो जब गुरुत्वाकर्षण सूर्य के पास वाले ग्रह पे अधिक है तो जाहिर सी बात है कि उस ग्रह पर जो भी चीज़ें होंगी वो सूर्य की ओर ज़्यादा खींचेंगी। इसी वजह से बुध पर वायुमंडल नहीं है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उतना अधिक नहीं है जितना कि बुध पे है। इसलिए सभी गैसें जो हमारी पृथ्वी से निकलती हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बंध जाती हैं, और जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे हमारा वायुमंडल घूमता है। लेकिन बुध के संदर्भ में ऐसा नहीं है।
क्यों? क्योंकि बुध तो पहली बात अपने द्रव्यमान में कम है, छोटा है, और उस पर भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत तेजी से काम करता है। यानी बुध के ऊपर जो भी गैसें निःसृत हुई वो बुध के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बनी, बल्कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने उनको अपने वायुमंडल में खींच लाया। ठीक, तो इस प्रकार बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, लेकिन शुक्र के पास अपना वायुमंडल है। क्यों? क्योंकि यह बुध से दूर है। तो जब इसके पास अपना वायुमंडल है तो इसके वायुमंडल की एक खासियत है कि इसमें CO2 बहुत ज़्यादा है। क्या है? CO2। अब CO2 कौन सी गैस है पता है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस की विशेषता होती है कि यह इनपुट के रूप में लाइट और हीट, प्रकाश और ऊष्मा दोनों को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन आउटपुट में निसर्जन में यह केवल प्रकाश को छोड़ती है, हीट को नहीं। ठीक है, इस वजह से अगर आप देखो तो एक जो सामान्य छात्र होगा वो कहेगा कि बुध शुक्र के पास है इसलिए ज़्यादा गर्म होगा, जबकि शुक्र उससे कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं, चूँकि बुध के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, शुक्र के पास अपना एटमॉस्फेयर है और उसमें भी CO2 है। इस वजह से लगातार सूर्य की हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। इस वजह से शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक क्या है? गर्म ग्रह है। हीटेड प्लेनेट कौन है? वो है शुक्र, बुध नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कौन लगाता है? तो परिक्रमा सबसे पहले कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। अगला पॉइंट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। देखिए, अगर आप क्रम जानते रहेंगे ना तो इससे कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। ऐसे याद करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया कि ग्रहों को पहले आप क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कर लीजिए और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ध्यान दीजिए, सभी आपको कंफर्म हो जाए। ठीक, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। पृथ्वी के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान भी हुए भी चमकते हैं। अब देखो, हमने कहा नहीं ग्रह और तारे में अंतर क्या है? ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो ग्रह होते हैं वो अप्रकाशमान होते हैं, उनसे प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन वो चमकते हैं। किससे चमकते हैं? तारों के प्रभाव से। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान वाला ग्रह कौन सा? शुक्र। वही क्रम, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन है? वरुण। बिल्कुल स्पष्ट है। और आगे है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। देखो, आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर सिखाते हैं। देखिए, एक तो एक सिद्धांत आता है, जब हम सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो जेफरजीन्स महोदय ने सौरमंडल को सिगार की आकृति का बताया। सिगार मतलब ऐसे, जैसे बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया ऐसा, फिर सबसे बड़ा कौन आता है? बृहस्पति, फिर इससे छोटा शनि, फिर इससे छोटा ऐसे। कहने का मतलब बृहस्पति किसकी ओर जाएंगे? तो अगर मंगल को अपवाद मान लें, मंगल को अपवाद मान लीजिए तो बृहस्पति से अगर इस साइड आप जाएंगे तो पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा बुध, फिर वैसे अगर इधर आप जाएंगे तो बृहस्पति से छोटा शनि, है ना, ऐसे ये। तो इसको ध्यान रखिए। तो वही कह रहा है कि आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। आगे है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं किसमें? बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, अब गौर कीजिएगा,
हमारी जो पृथ्वी है इसमें हाइड्रोजन हीलियम है, लेकिन बड़े निम्न मात्रा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन हीलियम बड़ी हल्की गैस है, ये ब्रह्मांड में चली जाती हैं, लेकिन इन गैसों के बादल होते हैं। ठीक है, इन ग्रहों में क्या होते हैं, इनके जैसे मीथेन के बादल होते हैं, हीलियम हाइड्रोजन के मिक्स रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है, वह है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं या आवासीय क्षेत्र जो होता है आपके भूपृष्ठ पर, उसे क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक है, आता है एक जहाँ क्वेश्चन आया था कि मिलान करने के लिए, तो उसमें ग्रह के रूप में यूरेनस, उपग्रह के रूप में चंद्रमा। ध्यान रखिएगा चंद्रमा कोई तारा नहीं है। एक आध दो लोग कहते हैं कि चंद्रमा तो चमकता है तो उसे तारा कैटेगरी में करना चाहिए, जबकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है जो आपको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पुच्छत तारा का एग्जाम्पल क्या है, हली। कृत्रिम उपग्रह क्या है, मेराइनर। ठीक है, अगला पॉइंट है सूर्य के बारे में। देखिए सौरमंडल में क्या होता है, सौरमंडल में सूर्य का परिवार होता है। तो सबसे पहले मुखिया को जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सदस्यों को। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। आप जानते हैं किसी भी पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन गैस की भी एक अतिसीमन सीमा, मतलब अधिकतम सीमा जो होती है वो प्लाज्मा के रूप में जिसे कहते हैं, ये सेमी मोल्टेड अवस्था में होता है। तो वही कह रहा है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं किस अवस्था में, गैस या प्लाज्मा के रूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके नाभिक का संलयन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक का। दोनों संलयनित तो क्या बनते हैं, हीलियम। ठीक है, इसी संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। डायमंड रिंग एक दृश्य होता है जिसे देखा जा सकता है, कब कब देखा जा सकता है, जब आप सूर्य ग्रहण लगता हो तो उसके चारों ओर जो परिधि क्षेत्र में आपको चिन्ह दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून को, है ना, अमावस्या को होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी सूर्य पर ग्रहण कब लगता है, यानी हम सूर्य को कब नहीं देख पाते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब उससे इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, जिससे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब, अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, मैंने बताया चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिससे सूर्य हमको नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, जो आपकी पृथ्वी है इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका है, यानी जो पृथ्वी का स्थल खंड है, जो भूखंड है, ये काफ़ी विस्तृत है, जबकि जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में जो चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी पर वो कम होती है, इसलिए कुछ स्थानों पर सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ स्थानों पर नहीं लगता। सूर्य का प्राभा मंडल यानी जो प्रकाश पुंज है, जो प्रकाश मंडल है, वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में। अगला पॉइंट है एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, यानी 141 मान के चलिए, 141 करोड़ किम। ठीक है, ये क्या होता है, इतने इन दोनों के बीच की दूरी है, सॉरी माफ़ करिएगा, करोड़ नहीं है, वो मिलियन है।
149 मिलियन किमी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, उसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी क्या है, कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है कितना गुना? 109 गुना लगभग। अब आइए देखते हैं बुध के बारे में। अब जैसे कि हमने कहा नहीं कि सबसे पहले सौरमंडल में हम जो सौरमंडल का मुखिया सूर्य उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जो उसके सदस्य हैं यानी जो ग्रह हैं 8 उनके बारे में जानेंगे इंडिविजुअली, है ना। तो बुध के बारे में क्या है तथ्य है? वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध है। कितने दिनों में लगाता है? 87 दिनों में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह है बुध एवं शुक्र, है ना। ठीक है। किसी भी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति ब्राइटनेस निर्धारित करता है। ठीक है। शुक्र क्या है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 है। यह सूर्य के प्रकाश और हीट को तो आने देता है, लेकिन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, केवल प्रकाश को बाहर निकलने देता है। इसलिए उत्तरोत्तर रूप से ये गर्म होता चला जा रहा है। इसी को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहा जाता है शुक्र है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभाव्य है। मतलब वहाँ पर असंभाव्यता है, वहाँ पर संभावना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वायुमंडल का तापमान अति उच्च है, बहुत अधिक है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि आकार में भी सेम है और लगभग इसी टाइम पीरियड में भी वो सूर्य का चक्कर भी लगाता है। ठीक है। इस पर भी दिन और रात लगभग अमूमन 23-24 घंटों में होते हैं, जबकि पृथ्वी पर यही 24 घंटे के आसपास है ना। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र के लिए। अब आइए अपनी प्यारी पृथ्वी माता के बारे में जानते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीनवैल्ड ने बताया था। पृथ्वी का व्यास क्या है? 12,756। ठीक है। ये कहाँ का है? ये विषुवत का है। वहीं पर आप ध्रुव पे जाएंगे तो इससे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये विषुवत पर उभरी हुई है और जो ध्रुव है वहाँ पर चपटी हुई है। ठीक है। इस वजह से वहाँ पर जो व्यास होगा वो कम होगा। लेकिन आप औसत व्यास क्या सामान्य रूप से पृथ्वी का व्यास ही बताएंगे 12,756, लेकिन ध्रुवों पर इसकी जो दूरी है वो कम हो जाती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोल नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कैसी है? जियाइड के रूप में। इसके लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है जियाइड, या जिसको हिंदी में कहते हैं गोलाब, भू आब। ठीक है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यानद्रव। अगला भूप्रपटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखिएगा समस्त पृथ्वी के संदर्भ में जब बात करेगा तब लोहा आएगा, जब भूप्रपटी पर बात करेगा तो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 17 सेकंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। जाहिर सी बात है हमारा सौरमंडल में कौन सा तारा है? सूर्य है, तो वही तुम्हारे सबसे निकट होगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मैंने बताया था कि सूर्य से निकट जो ग्रह होंगे उन पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अधिक लगेगी, अर्थात आकर्षण शक्ति अधिक होगी, तो इसलिए 2 ग्रहों के बीच की जो दूरी होगी वो भी कम होगी जो सूर्य की तरफ होंगे। तो सूर्य की तरफ पृथ्वी के साइड से कौन है? शुक्र है। मंगल की ओर जाएंगे तो शुक्र की तुलना में अधिक दूरी पाई जाएगी।
है ना। आगे देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय 365.25 दिन। अपनी परिक्रमा में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती हुआ है 29.8 किमी/सेकंड। ठीक है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है 27.8 किमी, है ना। पृथ्वी अपनी परिक्रमण धुरी पर सदा झुकी होती है कितना, 23.5 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत के थुम्बा से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो आपके रॉकेट होते हैं, जो जियोस्टाफिक ऑर्बिट में स्थापित किए जाने वाले सेटेलाइट होते हैं, वो पहले थुम्बा से होते थे, लेकिन अब सतीश चंद्रा से होने लगे। सतीश चंद्रा जो रॉकेट लॉन्चर केंद्र है वहाँ से होने लगा। क्यों, इसकी हम विस्तृत व्याख्या जब हम इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे तो उसमें हम करेंगे। दिन रात जिसके कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। ठीक है। अगर पृथ्वी अपने स्थान पर न घूमे तो क्या दिन रात नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? जब पृथ्वी रोटेट ही नहीं करेगी तो वही भाग सूर्य के सामने हमेशा रहेगा, तो हमेशा कुछ स्थान पर दिन रहेगा, कुछ स्थान पर हमेशा के लिए रात रहेगी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब, कहाँ पर रहता है? भूमध्य रेखा पर। जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है तो हमारे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। कब कब रहता है अब ये भी बता दो। ये 23 सितंबर, ठीक है, और 21 मार्च, इन दो तिथियों पर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है। आई, मौसम बदलने का कारण क्या है? सूर्य, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकी होना। ठीक है। ऋतु परिवर्तन या मौसम बदलने का कारण एक ही है। ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। जैसे दिल्ली शहर दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप परपेंडिकुलर किसी पर प्रकाश और ताप डाल रहे हैं तो वो तेज पहुंच सकता है, वहीं आप बेंड करके डालेंगे तो एक बड़े क्षेत्र को वो कवर करता है, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम ऊर्जा मिलती है, इसलिए कम तापमान होता है। ठीक है। अगला, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सर्वाधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23.5 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक तापमान जो पहुंचता है वो इसी अक्षांश के एलांग पहुंचता है, 0 डिग्री पर नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वहाँ साल भर सूर्य तप मिलता रहता है, वहाँ संवहन तरंगे उठ करके जो विषुवतीय क्षेत्र का वायुमंडल उसको बादलों से घेरे रहती है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है। अधिकांश भाग जो सूर्य के प्रकाश का होता है वो बादलों से टकरा करके अंतरिक्ष में चला जाता है, तो वहाँ पर अधिकतम तापमान नहीं होता बल्कि 23 डिग्री पे होता है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं? बिल्कुल नहीं, पश्चिम दिशा में जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब उसको आप पश्चिम दिशा में छोड़ेंगे तो उसे निकास वेग मिलता है। ठीक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के साथ बन जाएगी, जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वो भी घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर्ड या कोर बना होता है, वो किसका है? वो लौह और निकिल का है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भूपर्पटी है वो सियाल की बनी है
है ना। उसके नीचे सीमा, उसके नीचे नीफे, है ना। अब इसको उठा लीजिए, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इसका निकिल और फेरियम या लौ। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, कल से हम लोग मंगल के बारे में पढ़ेंगे।